जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लक्स रेशियो। अभी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके हैं, पहले लास्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो आप लोगों से डिस्कस किया वो पढ़ा था हमारे पास क्यू लाइन इफेक्ट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने फीड कंडीशन देखी थी। फीड कंडीशन, अगर आपके पास फीड कंडीशन की 5 टाइप्स होती हैं, या तो हमारे पास सब कूल्ड लिक्विड होगा, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या होगी। हमने पढ़ा क्यू क्या होता है। क्यू हमारे पास लिक्विड कंटेंट होता है इन योर फीड। तो जितना लिक्विड होगा यानी कि एल ओवर एफ की बात कर लेते हैं हम। एल ओवर एफ जो है वो आपके पास क्यू होगा। और इसी तरह अगर मैं इसके ऑपोजिट कर लूँ बात, तो वो हमारा वेपर्स के लिए होगा, वेपर डिवाइडेड बाय एफ। वेपर्स के फीड के अंदर वेपर्स कितने हैं, तो वो 1 माइनस क्यू होगा। उसके लिए हमने दो इक्वेशंस पढ़ी थी कि हमने पढ़ा जी आपके पास जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन थी हमारे पास, दो इक्वेशन बनी थी, चार बनी थी बेसिकली हमने जो पढ़ी थी। अगर मैं इसको निकालूं तो क्यू इज इक्वल टू एल एम माइनस एल एन डिवाइडेड बाई एफ। ठीक हो गया। और वेपर्स के लिए अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूं तो वो बेसिकली लिक्विड कंटेंट के लिए नहीं बात कर रहे, अब वेपर के लिए कर रहे हैं। तो 1 माइनस क्यू क्या होगा, वी एन माइनस वी एम डिवाइडेड बाई एफ। टोटल वेपर्स कितने हैं सिस्टम में, ठीक है। मतलब टोटल वेपर्स फॉर एग्जांपल वी एन है और वी एम है। तो हमारे पास फीड के अंदर कितने होंगे, इनका जो दोनों का डिफरेंस होगा, ज़्यादा वी एन होंगे और निचले सेक्शन में कम होंगे, इसलिए दोनों का डिफरेंस वी एन माइनस वी एम। और यहाँ पे टोटल लिक्विड कितना होगा, जो आपके पास स्ट्रिपिंग सेक्शन का है प्लस एल एन। तो फीड के अंदर कितना होगा, दोनों का डिफरेंस एल एम ज़्यादा होगा, क्योंकि निचले सेक्शन में हम पढ़ते हैं लिक्विड जो है ना वो ज़्यादा होता है, हमारे पास लिक्विड कंपोजिशन ज़्यादा होती है। और ऊपर वाले में आपकी बेसिकली वेपराइजेशन होकर वेपर ज़्यादा होते हैं, इसलिए एल एम माइनस एल एन। तो ये दो इक्वेशनें पढ़ी थी, और दो इक्वेशन ये पढ़ी थी हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू एच वी माइनस एच एफ डिवाइड बाई एच वी माइनस एच एल, और ये सी पी डेल्टा टी वाली। ठीक हो गया। ये उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग लाइन खींची थी। ऑपरेटिंग लाइन हमारे पास इंटरसेक्शन क्या है, क्यू लाइन के लिए ये क्यू ऑपरेटिंग लाइन है, ये क्यू ऑपरेटिंग लाइन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस वन जो है वो स्लोप थी, और माइनस एक्स एफ क्यू माइनस वन ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट ऑफ फीड लाइन सेक्शन का। तो ये तीन ऑपरेटिंग लाइन कंडीशंस थी जो हमने डिराइव की थी अब तक। उसके बाद हमने फिर पढ़ा कि फीड की अगर कंडीशंस 5 टाइप्स की हो सकती हैं, वो मैंने बता दिया। सब कूल्ड लिक्विड हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, लिक्विड वेपर्स हो सकते हैं, सैचुरेटेड वेपर्स हो सकती है, और आपकी फीड या तो कम्प्लीटली सुपर हीटेड वेपर्स की फॉर्म में हो सकती है। अगर इन कंडीशंस में होंगी तो वो कहता है ये पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, आपकी जो कंपोजिशन है वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, एक्स फीड की कंपोजिशन जो है वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, 1 पॉइंट पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम्स इस्तेमाल करती हैं। अगर मैं कहता हूँ कि अब आप सेपरेशन करो और डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर एक्स और वाई की कंपोजिशन निकालो, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन तो टी एक्स वाई डायग्राम जो है, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम ऑफ बाइनरी मिक्सचर, ये कब तक एप्लीकेबल है, जब आप ये 4 पॉइंट्स कर रहे हो। फिफ्थ वाले पॉइंट पे वो नहीं एप्लीकेबल होगी, या यूं कहो कि 3 तक के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि थर्ड पॉइंट पे टाई लाइन बनेगी तो एक्स और वाई निकल आएगा। फोर्थ वाले पॉइंट पे हमारे पास इंथैल्पी की इक्वेशंस आ जाती हैं। यानी कि हमने 3 डायग्राम्स पढ़ी थी, याद हो तो, कि हमने कहा था कि टी एक्स वाई डायग्राम, प्रेशर एक्स वाई डायग्राम, और तीसरी थी इंथैल्पी एक्स वाई डायग्राम। ये चौथा और पांचवा पॉइंट जो है वो इंथैल्पी पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे इंथैल्पी हो जाएगी, उसी तरह इसी यहाँ पे एक्स होगा। जिस तरह ये ड्यू पॉइंट कर्व है टेम्परेचर के लिए, ये यहाँ पे सॉरी बबल पॉइंट है रेड वाली, तो यहाँ पे इंथैल्पी की एक कोई लाइन बन जाएगी, इसी तरह आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और ऊपर एक इक्वेशन लाइन बन जाएगी जो ड्यू पॉइंट कर्व होगी, और वो ड्यू पॉइंट कर्व किसके ऊपर होगी, उसकी इंथैल्पी के ऊपर होगी। वो बात की बात है। खैर अब हम लोग यहाँ से टी एक्स वाई डायग्राम के ऊपर ये पॉइंट्स लगाए, ठीक हो गया।
हमारे पास क्यू, इसकी स्लोप कितनी होगी, ओ सॉरी क्यू वैल्यू कितनी होगी, क्यू से हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्यू अगर ग्रेटर देन 1, अगर हमारी फीड सब कूल्ड है तो आपकी क्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। अगर सैचुरेटेड लिक्विड है तो क्यू हमारी फीड हमेशा समझो हम क्यू की वैल्यू में डायरेक्ट दे दूंगी, क्यू की वैल्यू ये है, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि हमारे पास फीड किस कंडीशन की है, सब कूल्ड। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू 1 दे देता हूँ या मैं वैसे कह देता हूँ कि सैचुरेटेड लिक्विड है, तो आपको पता है कि उसकी क्यू लाइन में सॉरी क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है 1। ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो ये इस पोजीशन पे ये कब क्यू जो है ना 1 के इक्वल कब आती है, जब टी एफ माइनस टी बी इक्वल होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस इन चीज़ों को इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट करो तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। ये टी एफ लेस देन टी बी होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे वन वन का टेम्परेचर जो है पॉइंट का वो टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू सेकेंड पॉइंट। ठीक है, और फिर अगर मैं फीड का टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन टी बी कर देता हूँ, थर्ड पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा हमारी फीड का, अगर इतना टेम्परेचर आता है तो इट मीन्स कि हमारे पास, मैंने बात की थी दोनों कर्व्स के दरमियान जो सेक्शन होता है वो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है। यहाँ पे सिंगल लिक्विड रीजन, यहाँ पे इसके ऊपर सैचुरेटेड लिक्विड, और यहाँ पे सेंटर पे लिक्विड वेपर, और ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी सैचुरेटेड वेपर्स थी, और यहाँ पे हमारे पास सुपर हीटेड वेपर्स होते हैं। तो ये हमने यहाँ से भी पढ़ी थी, इससे क्यू लाइन निकल आएगी। तो कुछ आपको न्यूमेरिकल्स होंगे, वहाँ पे आपको फीड बता दी जाएगी कि फीड ऐसी है तो चलो जी स्लोप निकाल के दिखाओ, तो आपको ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पे क्यू फीड लाइन सेक्शन के लिए। तो हम स्लोप किसकी निकाल रहे हैं, इसकी क्यू लाइन की या फीड लाइन सेक्शन की, और मैं ऐसी स्लोप दे के उसे कहूँ कि इसकी स्लोप निकालो, या यहाँ से आपको कह दूँ कि जो है ना एल एम निकालो या वी एम निकालो, ठीक हो गया, वो आप निकाल सकते हो, या रिफ्लक्स रेशियो कह दूँ ये निकालो। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको बाद में बता दे दूंगा, न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो उनके साथ, तो वो आप लोगों ने कर लेने। ये हमारे पास स्लोप्स थी, अगर सर क्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो स्लोप हमारी इस लाइन में आएगी, और अगर हमारे पास क्यू 1 है तो आपकी स्लोप जो है वो फीड पॉइंट से गुजर के और कहाँ पे लगेगी, तो उसके स्लोप जो है इन्फिनाइट होगी, तो उसका पॉइंट यहाँ पे लगेगा। और अगर हमारे पास क्यू की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो आपकी स्लोप किस साइड पे गिरेगी, इस साइड पे गिरेगी। ठीक हो गया। और अगर आपके पास क्यू की स्लोप जो है वो 0 है तो आप यहाँ से फीड से और एक्सिस के हॉरिजेंटल लाइन एक खींचोगे, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है 0, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे हमें पता है कि ये कितना है, ये ग्रेटर देन 1 होगा। अगर स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी कब, जब क्यू लेस देन 0 होगा, यानी कि क्यू की वैल्यू माइनस में होगी, तो देन हमारे पास स्लोप पॉजिटिव में आएगी और 0 से बड़ी आएगी। ठीक हो गया जी, 0 से बड़ी आएगी, लेकिन यूँ समझोगे पॉजिटिव, हाँ ठीक है पॉजिटिव में होगी। ये हमने तो उसकी इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर हमारी फीड लाइन जो है ना इस कंडीशन की है तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, इक्विलिब्रियम कर्व ऐसी बनेगी। यहाँ पे रेक्टिफाइंग सेक्शन किधर से आएगी, और ये स्ट्रिपिंग सेक्शन की स्लोप, और ये आपकी वाई इंटरसेप्ट की। आपकी जो भी डायग्राम इस तरह की बनेगी ना, क्यू एक्स वाई डायग्राम, आपके पास ये तीनों लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, अगर तीनों लाइनें दी होंगी। अगर मैं बता देता हूँ कि बस कह देता हूँ कि 40% बेंजीन है आपके मिक्सचर के अंदर, ठीक है, और उसका ये वाला पॉइंट जो है डी एक्स डी दे दूँ, और एक्स डी दे दूँ, 90% निकल रहा है, मतलब 40% ऐड कर रहे हो बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर, और 90% उसको अचीव कर रहे हो पर प्योरिटी। ठीक हो गया। उससे आप जो है ना ये दो पॉइंट्स एक्स डी खुद से कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स डी दिया हुआ है, डिजायर प्रोडक्ट हम किस परसेंटेज में निकाल रहे हैं 90 पे, तो ये 0.99 हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली 0.11 हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये वाला पॉइंट दे दूं, ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, और ये पॉइंट भी दिए हुए, 3 पॉइंट्स लग गए आपके पास आपके डायगोनल के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर। अब इससे जो है ना कुछ डाटा दिया होगा जिससे आप ये क्या कर सकते हो, ये y इंटरसेक्ट का पॉइंट खुद लगा कैलकुलेट करो, जो वैल्यू आएगी इसके हिसाब से यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा, ये एक ऑपरेटिंग लाइन ये खींच गई। दूसरा ये दिया हुआ यहाँ पे y इंटरसेप्ट आ जाएगा इधर नीचे करके,
ठीक है, इससे ये ऑपरेटिंग लाइन हो जाएगी। तीसरी ना भी दी हो तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे पॉइंट, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ से आप प्लेट गिनना स्टार्ट कर दो जी। यहाँ पे यहाँ से गई और इसके ऊपर आई एक प्लेट, जितनी ट्रायंगुलर बनेंगी उतनी प्लेट्स। दूसरी ये गई और यहाँ पे परपेंडिकुलर दो प्लेट्स, ठीक है। तीसरी ये गई और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरता है, समझो कि यहाँ पे तीन, और यहाँ पे गिर के ये चार, टोटल आपकी चार प्लेट्स लगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिससे आप डिफरेंट गिवन डाटा से आप डिफरेंट जो है ना नंबर ऑफ प्लेट्स निकाल सकते हो कि आप स्टिपिंग सेक्शन और रेक्टिफाइंग सेक्शन की हो, या जैसे ये वाली कंडीशन ये हो सकती है। और अगर आपके पास रिफ्लक्स रेशो खुद दे दे, रिफ्लक्स दे दे वो, तो फिर आप वो मैककेब-थेले मेथड से लगा सकते हो और स्टिपिंग से लगा सकते हो। आज हमारे पास जो टॉपिक था वो रिफ्लक्स रेशो है। रिफ्लक्स रेशो क्या होती है, आपको पता है कि रिफ्लक्स क्या होता है? एल ओवर डी, रिटर्न ओवर विड्रॉ। ये डायग्राम देख लो, यहाँ से आपके पास वेपर जो है ना निकल के गए हैं, वी एन, समझो ये आखिरी वाली जो प्लेट है वो वी एन है, ठीक है, समझ लो, जस्ट सपोज, या वी टी, टी प्लेट कह लो। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपोजिशन निकलेगी वेपर्स का, जो फ्लो रेट होगा वो क्या होगा? वी टी। वी टी किसके इक्वल है या वी एन किसके इक्वल है? एल एन प्लस डी के। ये वाला जो एल है वो का रिटर्न जो है, ये रिटर्न ये किसके ऊपर गिर रहा है? मैंने ये सपोज की थी टी या एन, ठीक है, तो ये क्या होगा? एल एन, और ये हो गया डी। कहता है कि अगर हमें रिफ्लक्स रेशो हम यूज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें रिफ्लक्स रेशो इसलिए ऐड करते हैं कि हमें प्योरिटी इंक्रीज करें। जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो ना, हमारे जब आपने बिल्कुल फीड एंटर की है तो हमारे पास कोई सेपरेशन नहीं होती, हमें वो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। मोर वोलेटाइल हीट लेगा और जितनी वो जा रहा है वो साथ ही जाके इसमें डिस्टिल्ड हो जाए। तो क्या वो 90% का प्योर है? नहीं, अभी उसमें प्योरिटी 90% नहीं, अभी हो सकता है वो 20%, 30%, 40% प्योर है। इसलिए मैं रिफ्लक्स कर देता हूँ। वापस जाओ, यहाँ पे मैं डिस्टिलेट इनिशियल पे क्या होगा? जीरो। सारे का सारा हम क्या इस्तेमाल करेंगे? रिफ्लक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो रिफ्लक्स दो तीन तरह का होता है, या तो मिनिमम रिफ्लक्स होता है, या कोई बीच में होगा, कोई थोड़ा बहुत रिफ्लक्स दे रहे होगे मतलब, और या टोटल रिफ्लक्स। मिनिमम और टोटल के दरमियान में वैल्यू में जो ना टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, कोई एवरेज, ठीक है। रिफ्लक्स रेशो जो है वो क्या है? एवरेज रिफ्लक्स रेशो। थोड़ा बहुत जो है ना कंप्लीटली आप उसको 100% रिफ्लक्स कर रहे हो, ना ही मिनिमम कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? कोई सेंटर वाली पॉइंट कर रहे हैं। जैसे आपने एग्जांपल में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हम जो है ना 3 किलो, और उसमें मैककेब-थेले और लॉरेंस सोलर वाली एग्जांपल में पढ़ा था, हम रिफ्लक्स रेशो कितना दे रहे थे? 3 किलो मोल पर किलो मोल, ठीक है। आर की वैल्यू थी 3 किलो मोल पर किलो मोल। इसका मतलब है 25% इसका, चार टोटल 4 हिस्से बनाए ना, तो 3 किलो मोल, ठीक है, 3 किलो मोल इधर जा रहे हैं और एक इधर जा रहा है, जो ये वेपर्स आए हैं टोटल। इनमें से 25% हम डिस्टिलेट कर रहे हैं और 75% हम उसको एज अ रिफ्लक्स रेशो के तौर पे वापस चेंबर कॉलम के अंदर रिटर्न करने हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ ये ना ही जीरो है और ना ही ये मैक्सिमम है, कंप्लीट टोटल नहीं है, ठीक है। या मैं कहता हूँ इनफाइनाइट नहीं है। टोटल का मतलब है आर इनफाइनाइट। हमारे पास अब पहली कंडीशन है, हम कहते हैं मिनिमम के साथ, ठीक है। मिनिमम क्या होती है? कहता है वो यूज व्हाई वी यूज रिफ्लक्स रेशो। हमने कहा टू इंक्रीज द प्योरिटी ऑफ टॉप प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास टॉप प्रोडक्ट की प्योरिटी को इंक्रीज करना हो तो हम रिफ्लक्स रेशो इंक्रीज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो है ना डी निकल के आ रहा है 70%, लेकिन मुझे प्योरिटी चाहिए 95%, तो मैं क्या करता हूँ? रिफ्लक्स कर देता हूँ। ठीक हो गया? अब वो कितना रिफ्लक्स करना है वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी प्योरिटी अचीव करना चाहते हैं सिस्टम में। अगर मैं 90% करना चाहता हूँ तो मुझे कोई 70 है ना, तो 70 से मैं 75 करना चाहता हूँ तो मुझे कोई थोड़ी सी रिफ्लक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे 90 करना है तो मुझे कोई एवरेज रिफ्लक्स रेशो करना पड़ेगा। और अगर मुझे 99
98% बेंजीन प्योर चाहिए, तो देन मुझे वो टोटल रिफ्लक्स देना पड़ेगा। देन वो यहाँ से जाएंगे और वहाँ यहाँ से वेपराइज होके इधर, और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो यहाँ से उसका लिक्विड नीचे 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 चला जाएगा, ठीक है, कंडेंस होके वो नीचे चला जाएगा। और जो आपके पास मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है ये टॉप प्लेट के ऊपर, वो सारे के सारा यहीं पे फौरी तौर पे ही वेपोरेट हो जाएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ से भी कुछ वेपर्स मोर वोलेटाइल के नीचे से भी मूव करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें से लेस वोलेटाइल नीचे को मूव कर जाता है। वो नीचे को क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो अपनी एनर्जी उसको जो है ना सॉरी, जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनका टेम्परेचर कम है, ये ठंडा है, कोई ये इसमें से कुछ एनर्जी अपनी रिलीज कर देंगे, वो हीट ट्रांसफर का ऑपरेशन यहाँ पे होगा। मोर वोलेटाइल भी किसी अपने ही दूसरे कंपोनेंट को एनर्जी दे सकते हैं और कंडेंस हो सकते हैं। तो लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम की पूरे की एफिशिएंसी जो है ना टॉप प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करती जाती है जब हम मिनिमम रिफ्लक्स रेशो सॉरी रिफ्लक्स रेशो यूज करते हैं। अगर हम रिफ्लक्स रेशो यूज करें यानी कि हम 90% प्योरिटी वाले प्रोडक्ट में से मैक्सिमम डिस्टिलेट कर लेते हैं, एज अ डिस्टिलेट मैक्सिमम डिस्टिलेट अचीव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और मिनिमम यहाँ एल भेजते हैं, थोड़ा सा एल भेजते हैं, 0 के बराबर, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि आपके पास अगर हम इफ आर इज मिनिमम, अगर रिफ्लक्स मिनिमम है और हम हाई प्योरिटी अचीव करना चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता, मिनिमम रिफ्लक्स के साथ हाई प्योरिटी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लेट्स जो है कॉलम की सेम रहती है, सेम, ठीक है। अगर मुझे हाई प्योरिटी अचीव करनी है मिनिमम रिफ्लक्स के साथ तो मुझे कॉलम के अंदर नंबर ऑफ प्लेट्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हर प्लेट के ऊपर सेपरेशन हो, हर प्लेट के ऊपर सेपरेशन हो और आखिरी प्लेट के ऊपर इतनी सेपरेशन हो जो मुझे डिजायर्ड चाहिए, मुझे जो डिजायर्ड चाहिए 98% चाहिए ना, तो ये यहाँ पे से 10% से स्टार्ट हो रही है समझो, या 40% हम जैसे कहा था कि 40% स्टार्ट हो रही है। ये नंबर ऑफ प्लेट्स 98 तक जाने के लिए मुझे यहाँ नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज करनी पड़ती हैं अगर मैं मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वो कहता है अगर आर एम इज इक्वल टू 0 है, आर एम आर मिनिमम का मतलब होता है एल ओवर डी, ठीक है। इसको रिप्लेस किया एल ओवर डी के साथ, तो एल ओवर डी किसके इक्वल है 0, डी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास रिटर्न कितना आ रहा है यहाँ पे 0। तो मैं यहाँ पे मिनिमम रिफ्लक्स का मतलब है कि हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो मिनिमम कर रहे हैं, ना होने के बराबर कर रहे हैं 0, सारे का सारा एज अ डी कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उस ये तब होगा अगर ये होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा होंगी क्योंकि डायरेक्ट हम उसको एज अ प्रोडक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आर मिनिमम होगा तो मुझे नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक हो गया। कहता इट मींस आर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज कंडेंस्ड एज अ डिस्टिलेट। अगर L0 है तो उसका मतलब क्या है कि सारे का सारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को हम किस में लेके जा रहे हैं एज अ डिस्टिलेट कलेक्ट करते जा रहे हैं। कहता है कि फिर कैसा पॉसिबल है कि हम आर मिनिमम हो और हाई प्योरिटी अचीव कर सकते हो, तो ये जब भी सिर्फ तब मुमकिन है जब हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर मैं टोटल रिफ्लक्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। टोटल रिफ्लक्स के साथ हाई प्योरिटी कब अचीव होगी, उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स मिनिमम लग जाएंगी, ठीक हो गया। ये आपको इसको जो है ना डिटेल में आगे यहाँ उसमें पढ़ोगे एग्जाम्पल में। मिनिमम रिफ्लक्स रेशो की स्लोप होती है, मिनिमम रिफ्लक्स रेशो की भी स्लोप होती है। ये मिनिमम रिफ्लक्स रेशो अपर वाले सेक्शन में होता है ना, टॉप सेक्शन में हमारे, ठीक है। तो जो हमारी टॉप ऑपरेटिंग लाइन है टी ओ एल भी कह सकता हूँ मैं उसको, ठीक है, जो हमने समरी पढ़ी थी उसी में आर एम, आर को मैंने आर एम से रिप्लेस कर देना है। मिनिमम आर एम का मतलब है मिनिमम रिफ्लक्स रेशो। कहता है कि जब हमारे पास तीनों लाइंस ये ऑपरेटिंग रेक्टिफाइंग की ऑपरेटिंग लाइन
मेरे पास ये स्ट्रिपिंग की ऑपरेटिंग लाइन और मेरे पास ये फीड पॉइंट से जो ऑपरेटिंग लाइन स्लोप है, ऑपरेटिंग लाइन की जो ये तीनों स्लोप्स हैं बेसिकली, ये लाइंस की ये क्या है, ऑपरेटिंग लाइंस की स्लोप है, ऑपरेटिंग लाइंस की स्लोप है, एक लाइन निचले सेक्शन की ऑपरेटिंग स्लोप और तीसरी ऑपरेटिंग स्लोप, अगर ये तीनों आपकी कैलिब्रेशन कर्व से इक्विलिब्रियम, सॉरी कैलिब्रेशन कह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर टच करें, इंटरसेक्ट करें तीनों, तो देन समझ लेना कि ये जो स्लोप होगी ना, ये आपकी रिफ्लक्स, खाली रिफ्लक्स रेशियो की स्लोप नहीं है, ये आपके पास मिनिमम रिफ्लक्स की स्लोप है, ये मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की स्लोप है। हमने इक्वेशन में ये पढ़ा था yn इज इक्वल टू आर ओवर आर प्लस वन, वो थी आपके पास सिंपल रिफ्लक्स रेशियो, और उसका पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, उस इनका अगर खाली आर होगी ना, जैसे ये आ देखो कोई एवरेज, ये वाली मैं कह रहा हूँ एवरेज ब्लू कलर वाली एवरेज रिफ्लक्स रेशियो है, तो उसकी ऑपरेटिंग लाइंस यहाँ पे लगेंगी, यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट जो है उसको यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाली को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंटर में होंगी, यानी किसके सेंटर में, ये पर्पल लाइन जो डायगोनल है, ठीक है, एक, और ये इक्विलिब्रियम कर्व के दरमियान में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अगर हमारा रिफ्लक्स सादा एवरेज है, ठीक हो गया, मतलब जीरो में और मैक्सिमम के बीच में, ठीक है, तो वहां हमारी रिफ्लक्स मिनी रिफ्लक्स की स्लोप क्या होगी, आर ओवर आर प्लस वन, और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सेंटर में कहीं होगा। और अगर हम आपके पास कंडीशन ऐसी दे दी जाए, आपको पॉइंट ऐसे दे दिए जाए कि आपके ये तीनों पॉइंट्स, ये वाली जो ऑपरेटिंग अपर सेक्शन की जो स्लोप है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर सॉरी सी के साथ हमने इसको बनाया, ये यहाँ से इसको टच करती जा रही है, ये मैंने एक्स डब्ल्यू के और यहाँ सी के दरमियान कोई बनाई, ठीक है, ये वाली ये कर्व यूं इसको प्रेजेंट किया, जैसा कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ, ठीक है, ये समझो कि ये है, ठीक हो गया, ये हो गया, और इसी तरह मैं एक लाइन ले लेता हूँ जो यहाँ से यूं खींच के जा रही है, ठीक हो गई, ये दो हो गई, और तीसरी भी मैं ले लेता हूँ जी, वो यहाँ से ऐसे पास करिए, तो ये एक पॉइंट पे यहाँ सेंटर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करके गुजर रहे हैं, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों लाइंस का। और ये अगर ये इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर आए, यानी ये जो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन, अगर ये इसके ऊपर आता है देन इट मींस कि ये हमारे पास किसका पॉइंट है, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो का। तो ये आपके पास मिनिमम रिफ्लक्स की जो है ना ऑपरेटिंग इक्वेशन है, ठीक हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आर एम डिवाइडेड बाय आर एम, ये उसकी स्लोप है, इससे हम मिनिमम रिफ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर मुझे इक्वेशन में ये चीज़ें बाकी चीज़ें मालूम होगी, ठीक हो गया। ये किस तरह से, ये वाली लाइन किस तरह से खींचेगी, ये पॉइंट दिया होता है कि इतने परसेंट की प्योरिटी चाहिए, ये वाला आपके पास एक्स डी ओवर आर एम, पहले आप स्लोप से ये फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, आर एम की वैल्यू निकल आएगी ओवरऑल, ठीक है, उसके बाद आप इसको इस वाले फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास वाई इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये वाई इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को ग्राफ के ऊपर टेंजेंट की दार हो, तो ये तीनों लाइन जो है ना एक जगह से गुजरेंगी, ये आपको जो है ना इंडिकेशन दे रही हैं कि हमारे पास इस पॉइंट पे रिफ्लक्स रेशियो कितनी है, मिनिमम, ठीक हो गया। इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि ये दो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक्स डैश और वाई डैश, और एक पॉइंट ये है, हमें बताया कि स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 इज इक्वल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आपका पास जो है ना ये वाला फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड, इनकी स्लोप की वैल्यू निकालो, इनकी स्लोप की वैल्यू निकालो, इनकी स्लोप क्या है, ये लिखी हुई आर एम डिवाइडेड बाय आर एम प्लस वन, तो यहाँ पे ये एक्स, यहाँ पे निकले ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स डी और एक्स डी, तो मैं कहता हूँ एज अ वाई टू किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो एक्स डी है, ठीक है, उसका ये जो वाई वाला पॉइंट होगा वो भी एक्स डी है, तो इसलिए मैंने इसको वाई टू की बजाय, यानी कि वाई डी की बजाय मैंने क्या लिखा है, एक्स डी लिखा है, वो क्यों लिखा है वो हमने ऑपरेटिंग लाइंस में पढ़ा था,
अपर सेक्शन में जो y इक्वल होगा एक्स डी के, y इज इक्वल टू होता है एक्स डी के, और लोअर सेक्शन में y जो है वो आपने पढ़ा था कि y किसके इक्वल होता है एक्स डब्ल्यू के। ये ऑपरेटिंग लाइंस में हमने जब स्लोप को कंपेयर किया था स्ट्रेट लाइन के साथ तो तब निकला था ये, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट के दरमियान डिफरेंस एक्स डी माइनस सॉरी वाई डी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ एक्स डी माइनस वाई डैश, दूसरा पॉइंट इसका एक्स डी माइनस एक्स डैश, ठीक हो गया। ये आपके पास फार्मूला है, इससे आप जो है ना ये आपको चीजें दी होंगी तो आप इसकी स्लोप भी निकाल सकते हो। मैं हो सकता है मैं आपको कह दूं क्वेश्चन में स्लोप निकालो, हो सकता है मैं आपको कहूँ कि मिनिमम रिफ्लक्स, दोनों ही कह दूं कि स्लोप की वैल्यू भी निकालो, ठीक है, और आर एम की वैल्यू भी निकालो, यानी कि मिनिमम रिफ्लक्स भी निकालो। तो पहले आपके पास जो आंसर इसका आएगा वो आपके पास आएगा स्लोप का, और फिर उस स्लोप से मजीद उसको सिंप्लीफाई करो तो आर एम की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास मिनिमम रिफ्लक्स रेशो होगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी इक्वेशन लिखी हुई है, यही वाली इक्वेशन, ये उसने n+1 करके लिखी हुई है, वो n+1 के ऊपर बैलेंस लगा रहा है, मैंने n के ऊपर बैलेंस लगाया था, ठीक है, इसलिए मैंने ये n किया। आपने ये वाली ही करनी है, क्यों, क्योंकि आपकी बुक में ये वाली दी हुई है जी। ये आपके पास जो है ना मिनिमम रिफ्लक्स रेशो को फाइंड आउट करने का तरीका उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। कहता है कि फिगर, ये ऊपर वाली जो है फिगर 11.17 है, रिप्रेजेंट द कंडीशन वेयर द क्यू लाइन इज वर्टिकल। ये क्यू लाइन की क्या है, वर्टिकल है। क्यू लाइन वर्टिकल होने का मतलब है आपके पास जो कंपोजिशन है फीड की, जो फीड की कंडीशंस है वो सैचुरेटेड लिक्विड है, हो गया है सैचुरेटेड लिक्विड हो गया। तो ये आपका एफ, ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी, ये जो जहाँ पे एक्स एफ की लाइन लगी हुई है ये आपका फीड पॉइंट है, ये आपका डिस्टिलेट का पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पे नीचे आपका एक्स डब्ल्यू वाला पॉइंट लगा हुआ। कहता है इसके हिसाब से देखो जरा मिनिमम रिफ्लक्स कहाँ से निकलेगा। कहता है कि क्यू लाइन एंड द पॉइंट ई लाइज ऑन द इक्विलिब्रियम कर्व। ये क्यू लाइन जो एफ से निकल, सॉरी यहाँ पे एफ है, इस पॉइंट से ऊपर को अगर मैं क्यू लाइन खींचूं तो ये इक्विलिब्रियम को कहाँ टच कर रही है, ई पॉइंट के ऊपर, ठीक हो गया। तो कहता है कि इट मींस मिनिमम रिफ्लक्स करें तो ऑपरेटिंग लाइन भी, तो ये अपर सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन भी यहीं से टच करके गुजरेगी, ठीक है, ऑपरेटिंग लाइन की। और अगर ऑपरेटिंग लाइन ऐसी आई है कि वो यहाँ से टच करके गुजर रही है तो देन आप समझ जो कि ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये इस पे जो ये स्लोप आ रही है ये आपकी मिनिमम रिफ्लक्स नहीं है, ये सैंपल क्या है ए और के वाले पॉइंट पे, ए टू के पॉइंट पे आपकी जो स्लोप है वो सिंपल एवरेज, मैंने पहले कहा था कि इन दोनों के दरमियान, इस लाइन के दरमियान और ये जो कैलिब्रेशन कर्व वाली लाइन है इनके दरमियान आएगी अगर कोई एवरेज रिफ्लक्स वाली लाइन होगी, रिफ्लक्स रेशियो होगा तो ऑपरेटिंग लाइन आपकी कोई सेंटर में से गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पे ये किधर से गुजर रही है, इधर से, और क्यू लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे के पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और ई पे भी। ई का मतलब है यानी कि इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर टच कर रही है, इट मींस ये हमारे पास मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की स्लोप आएगी यहाँ से। और ये वाली जो ए और के की वाली स्लोप जो होगी ये क्या होगी, ये सिंपल आर डिवाइडेड बाय r+1, ठीक हो गया। तो कहता है कि एंड हैज कोऑर्डिनेट्स, ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ई के ऊपर ये क्या होंगे, यहाँ से एक्स वाले फीड वाला पॉइंट से, फीड वाला पॉइंट है ना, तो ये एक्स एफ, और फीड वाले पॉइंट वाई एफ, ठीक हो गया, एक्स एफ वाई एफ। द स्लोप ऑफ लाइन ए ई इज देन गिवन बाय मिनिमम, ए और ई की जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम रिफ्लक्स, क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम को टच करके गुजर रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को पास कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट सम वैल्यू, आप समझ लेना कि मैं किसकी वैल्यू दे रहा हूँ आपको, एक्स एफ की और वाई एफ की, ठीक है, एक्स एफ की और वाई एफ की। क्यों, मैं कह देता कि वो इस पॉइंट पे टच हो रही है तो भाई फिर आपकी स्लो जो है ना ये क्यू लाइन वो यूं ना होती, फिर आपकी क्यू लाइन जो है यहाँ से सीधी ना होती, वो कहाँ से गुजरती, वो इस पॉइंट से कहीं से गुजरती। फॉर एग्जांपल ये वाले पॉइंट की मैं वैल्यू दे देता, ठीक है, ये जो बी वाली लाइन ए और बी को यहाँ पे जैसे टच कर रही है ये ऑपरेटिंग, अगर ये यहाँ पे, तो
तो फिर मेरे पास ये जो क्यू लाइन होनी थी वो मेरे पास यूं करके होनी थी, ठीक है, यानी कि ये हॉरिजेंटल होनी थी, जैसा कि नीचे दिखाया हुआ, ये देखो ये क्यू लाइन मैंने खींची कहाँ पे, ये सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लाइन की जो स्लोप आपकी जो निकलेगी रिफ्लक्स की वो ए और सी पॉइंट पे निकले, ठीक हो गया। अभी निचले वाले सेक्शन में दोबारा समझा देता हूँ। तो ये यहाँ पे ई का मतलब ये है कि क्यू लाइन जो है ये ई पॉइंट से गुजर के जा रही है और ये ऑपरेटिंग लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि ये y2 माइनस वाई डैश x2 माइनस x डैश, यानी कि हम करते हैं y2 माइनस y1 x2 डिवाइडेड माइनस x1। y2 की वैल्यू किधर है इसकी, xt ही है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट क्या है yf, ठीक है। y की जो वैल्यू है y1 की वो किसके इक्वल है yf के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसने बुक वाले ने ये लिखा हुआ है xt माइनस वाई एफ, और ये x2 की जगह यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये था, इन दो पॉइंट्स में ले रहे हो ना, पहला पॉइंट ये और दूसरा ये आपका एक्स डी माइनस एक्स वन की जगह क्या आ जाएगा एक्स एफ। और इसको अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं तो ये आर एम के लिए डायरेक्ट, ये स्लोप के लिए ये इस्तेमाल करोगे, न्यूमेरिकल में स्लोप पूछूंगा तो ये वाली इक्वेशन इस तरह से बनेगी, ठीक हो गया। और अगर मैं कहता हूँ स्लोप भी बताओ और मिनिमम रिफ्लक्स भी बताओ, ठीक है, तो आपको अब ये यहाँ पे कैलकुलेट द मिनिमम रिफ्लक्स है, इसलिए इसने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया है इस फॉर्म में, ठीक हो गया। ये आपने या डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, या जो है ना आप पहले ये फाइंड आउट करो, इसका जो डाटा आएगा जो वैल्यू आएगी में 0.5 होती है, इस आर एम प्लस वन को उस 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वन के साथ भी और आर एम के साथ भी। फिर आर एम वाली इस वैल्यूज को एक साइड पे ले जाओ और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको एक साइड पे प्लस माइनस कर दो, और फिर आर एम और आर एम जो उनकी कोई वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दो तो आर एम की वैल्यू निकलेगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है मैथ्स की, आपको पता होनी चाहिए। वो दूसरी कंडीशन कहता है कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास क्यू लाइन पहले ये थी, और अगर आपके पास क्यू लाइन जो है एक्स एफ से किधर जा रही है, इस साइड पे हॉरिजेंटल, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है ये वाला सेक्शन जब हमारे पास आपकी सुपर सैचुरेटेड वेपर्स वाली फीड होगी। क्यू लाइन तभी और जीरो, और उसकी स्लोप जीरो आएगी ना, उसकी स्लोप जीरो आएगी, यहाँ से हम इसको जीरो स्लोप को ले लेते हैं जी। वो कहता है कि ये द इनरिचमेंट लाइन फॉर मिनिमम रिफ्लक्स इज गिवन बाय, तो हमारे पास जो सी पॉइंट है वो एज अ कोऑर्डिनेट, यानी कि पहले वो एफ वाले के हिसाब से मैं ई के हिसाब से वो कर रहा था, ठीक है। तो ये ई वाला पॉइंट किसके इक्वल है, एफ वाले पॉइंट के ही इक्वल है ना, इसलिए एफ वाली कंपोजिशन ली थी। तो यहाँ पे वो वाई एफ को वाई सी कह देता है और वो एक्स एफ को वो यहाँ पे वाई सी कह देता है, सी पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। क्यों ये सी यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये वाली लाइन जो ऑपरेटिंग लाइन है और ये जो आपके पास क्यू लाइन, सॉरी ये वाली जो क्यू लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इक्विलिब्रियम कर्व को, कहाँ पे, इस जगह पे। इक्विलिब्रियम कर्व को जब ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि रेक्टिफाइंग की स्लोप और क्यू लाइन की स्लोप जहाँ पे इक्विलिब्रियम को टच करती है कर्व को, वो आपके पास मिनिमम रिफ्लक्स पॉइंट होता है। यहाँ पे से हमें रिफ्लक्स, ये जो स्लोप होगी, ये वाली जो लाइन है इसकी जो स्लोप होगी वो आर एम होगी, आर एम डिवाइडेड बाय आर एम प्लस वन, ठीक हो गया। यहाँ से इधर को निकालो तो वाई सी निकल आएगा, और यहाँ से नीचे को निकालोगे तो एक्स सी निकल आएगा, ठीक है। नीचे परपेंडिकुलर है तो एक्स की वैल्यू किस पॉइंट पे, सी पे, और यहाँ से इधर को निकालो वाई की तरफ और परपेंडिकुलर इस पॉइंट से 90 का एंगल गिरा रहे हो इस पॉइंट के ऊपर, देखो यहाँ पे 90 है, तो हमारे पास वाई सी की वैल्यू आ जाएगी। वो कहता है कि यहाँ पे जो वाई सी है ना वो किसके इक्वल है, वो ये देखो, अगर ये एफ पॉइंट है, अगर ये एफ पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है, यहाँ पे एक्स जो वाई सी किस एक्स एफ के इक्वल है। तो जो पॉइंट एक्स एफ की वैल्यू होगी, जो पॉइंट यहाँ पे
एक्स एफ की वैल्यू है वही वाई सी की वैल्यू है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वाई एफ की वैल्यू कुछ और होगी, एक्स एफ की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाऊं तो यहाँ पे एक्स वाली कंपोजिशन जो है वो एक्स वाला पॉइंट क्या होगा, वो इसी के इक्वल होगा। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये एक्स ई है, इस पॉइंट के ऊपर एक्स ई किसके इक्वल होगा, एक्स एफ के। एक्स ई किसके इक्वल होगा, एक्स एफ के। ठीक हो गया। तो ये इस चीज को क्लियर रखना कि वाई सी इज इक्वल टू एक्स एफ। क्यों कह रहा हूँ, जितनी एक्स एफ की मतलब 0.5 वैल्यू है तो वाई सी की वैल्यू भी कितनी होगी, 0.5। ठीक है। तो इससे हम पॉइंट फिर वही, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है। इसकी वाई की क्या वैल्यू, वाई सी सॉरी ये यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है। तो वाई टू क्या है, ये सेकंड पॉइंट, एक्स एफ माइनस वाई सी डिवाइडेड बाय एक्स एफ माइनस एक्स सी। इसको मजीद जो है ना उसने रिप्लेस कर दिया इसको, तो इक्वेशन ही बन जी। इसके लिए इसको मजीद उसने इसमें सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स डी माइनस वाई सी तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सॉरी वाई सी इधर आ जाएगा। ये समझ लो, इसको सिंपल उसने सिंप्लीफाई किया है। जैसे यहाँ पे वाई एफ, इधर भी नीचे भी वाई एफ है, लेकिन माइनस कर देना, ये सेम होगा जो ये है, सिर्फ इन इसकी जो है ना इसकी जगह यहाँ पे भी वाई एफ आ गया, यहाँ पे भी नीचे वाई एफ आ गया। वो क्यों, क्योंकि हमने रीअरेंजमेंट की है। वो एक जना ट्रिक है, वो आप जितनी जल्दी समझ लोगे वो आसान है, सिंपल कैलकुलेशन का ट्रिक होगा। रिफ्लक्स रेशो क्या होती है, कहता है कि रिफ्लक्स का टोटल रिफ्लक्स का मतलब है कि आपके पास आर टी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो आर टी से, सारे का सारा जो है ना डी मेरे पास जीरो रह जाएगा और सारे का सारा मेरे पास रिफ्लक्स हो गया। आर टी मेरे पास क्या है, मैक्सिमम, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो या दूसरी तरह मैक्सिमम है या टोटल, कंप्लीटली जितना बन रहे हैं वेपर सारे, जितना वी एन बन रहा है, जितना वी एन बन रहा है वो सारे का सारा वापस आके गिर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग वो कहता है एल जो होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि रिफ्लक्स रिटर्न जो है, खाली रिफ्लक्स कितना है, खाली रिफ्लक्स का मतलब है रिटर्न, रिफ्लक्स रेशियो का मतलब है रिटर्न डिवाइडेड बाय विड्रॉ, रिटर्न बाय विड्रॉ। ठीक है। तो एल का मतलब है खाली रिफ्लक्स या दूसरा नाम रिटर्न। अगर आर टी टोटल रिफ्लक्स रेशियो इनफाइनाइट है तो एल भी इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि डी जीरो है, डी जीरो है। वो कैसे है वो ये देख लो, अगर आर इनफाइनाइट है और एल ओवर डी, डी यहाँ पे अगर इसको मैं इधर ले जाऊँ और डी को मैं उधर ले जाऊँ तो एल ओवर इनफाइनाइट, अगर एल की कोई वैल्यू है 10, 10 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, द 1 ओवर इनफाइनाइट यानी कि नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आपके पास एल ओवर आर क्या हो जाएगा, जीरो। एल ओवर आर, आर की जगह वैल्यू पुट की जीरो, तो डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। और वैसे भी डेफिनेशन से क्या है पता है कि टोटल रिफ्लक्स मींस the return of the molar या molar flow rate of return is infinite या maximum and d is equal to zero। ठीक है, मोलर फ्लो रेट ऑफ d इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। यहाँ पे शायद लिखी भी होगी कहीं पे, मतलब वन वी यूज टोटल रिफ्लक्स रेशियो, जब हम टोटल रिफ्लक्स रेशियो हम कब इस्तेमाल करते हैं, ओनली जब जब हमारा सिस्टम किस स्टेज में हो, इनिशियल स्टेजेस में होता है, बिकॉज एक्स डी इज नॉट एज डिजायर्ड। हमारे पास जो यहाँ पे कंपोजिशन आ रही है प्रोडक्ट की, मोर वोलेटाइल की, वो क्या आ रही है, एज एज डिजायर्ड नहीं है, तब हम रिफ्लक्स कर देते हैं। वो यूज टोटल रिफ्लक्स रेशियो टू इम्प्रूव द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, पहले ही हम पढ़ के आ सकते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट की प्योरिटी प्योर हो सके। और ये तभी कंडीशन, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास नंबर ऑफ प्लेट्स क्या होंगी, टोटल रिफ्लक्स रेशियो की कंडीशन में आपकी नंबर ऑफ प्लेट्स जो हैं वो मिनिमम होती हैं। ये दो चीज़ें याद रखनी है कि मिनिमम रिफ्लक्स में
प्लेट्स मैक्सिमम होती हैं और टोटल रिफ्लक्स की कंडीशन में प्लेट्स कम हो जाती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट्स कम हो जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि यहीं पे सारी जो है ना सेपरेशन हो जाएगी। नंबर 2-3 प्लेटों में ही में जो है वो सिस्टम में आपके पास ज़रूरी नहीं है 2-3 हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैं कहता हूँ मिनिमम टोटल रिफ्लक्स है तो आपकी 8 प्लेटें लगी हैं। ठीक है, और मिनिमम है तो आपकी, मैं वो कहता 85 प्लेटें लगी हैं। बहुत ज़्यादा। मैं इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ कैलकुलेट नहीं हो सकता। एक तो पहली बात ये है कि हमारा सिस्टम कोई भी होगा वो मिनिमम रिफ्लक्स के ऊपर नहीं चल सकता, ना ही वो टोटल रिफ्लक्स पे चल सकता है। हम कोई एवरेज निकालेंगे। ठीक है, हम कोई एवरेज निकालेंगे टोटल रिफ्लक्स के नतीजे में हमें सिस्टम को हमारे रीबॉयलर की ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो वो 2 प्लेटों में ही जो है ना सेपरेशन करे, या 5 प्लेटों के दरमियान या 10 प्लेटों के जो मिनिमम प्लेट्स चाहिए उतनी प्योरिटी हासिल करने के लिए, वो तभी होगा जब डी की जो है सॉरी रीबॉयलर की ड्यूटी, रीबॉयलर पे लोड ज़्यादा हो जाएगा हीट का, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अगर टोटल रिफ्लक्स देते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और अगर मिनिमम रिफ्लक्स देते हैं तो आपके पास कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है, नंबर ऑफ प्लेट ज़्यादा लगानी पड़ जाएंगी। तो हमें ऑप्टिमाइज चाहिए होता है, हमें सिस्टम क्या चाहिए होता है? ऑप्टिमम कंडीशन वाला। तो हम वो कोई मिनिमम और टोटल के अकॉर्डिंग निकाल के नंबर ऑफ प्लेट्स, देन हम कहते हैं कि यार कोई मिनिमम ऐसी स्टेज आए जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स भी कम हो और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज हो। तो उस हिसाब से हम रिफ्लक्स के लिए रिफ्लक्स रेशो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको मैं कह रहा था एवरेज रिफ्लक्स रेशो। उसका कॉस्ट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो अभी हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। आफ्टर दैट वो कहता है सिस्टम स्टडी स्टेट में, शुरू में स्टडी स्टेट में नहीं होता, स्टेज में नहीं होता, इनिशियल स्टेजेस में। जब जैसे जैसे हमारा सिस्टम एक स्टडी स्टेज में जा रहा है, इट मीन्स कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेज में जा रहा है। जब हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो हमें रिफ्लक्स जो है ना वो रिड्यूस कर दो, टोटल की बजाय उसको क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो वो कोई एवरेज आ जाएगी, कोई एवरेज रेशो आ जाएगी, जो मैं अभी बताना चाह रहा था। आफ्टर दैट अगर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच जाती है तो हमें टोटल रिफ्लक्स देने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट वी रिड्यूस द रिफ्लक्स रेशो एंड ऑब्टेन द सम डिस्टिलेट। ठीक है, अब ये तीसरी बात, इनिशियल में टोटल होगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाती है तो रिड्यूस कर देना रिफ्लक्स को। लेकिन कितना रिड्यूस कर सकते हो? इतना ना कर दो कि आपके पास वो मिनिमम पहुंच जाए। ठीक है, तो मिनिमम पे नहीं जाना। ठीक है, कोई एवरेज दरमियान वाली कोई वैल्यू लेनी है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? रेक्टिफाइड सेक्शन की इक्वेशन बन जाएगी आर टी ओवर आर टी प्लस वन। आगे सेम, सिर्फ आर को आर टी से रिप्लेस किया है रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन में। ठीक हो गया। और इस कंडीशन में आर टी होगा तो आर टी जो है टोटल रिफ्लक्स का मतलब है टोटल रिफ्लक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब हमारे पास ना ही प्रोडक्ट डिस्टिलेट में कुछ चीज़ आ रही हो, ना ही प्रोडक्ट में कुछ आ रहा हो, डी भी ज़ीरो और डब्ल्यू भी ज़ीरो। मतलब जो चीज़ है वो सारी की सारी, जितना भी एंटर हुई थी फीड से, वो सारी की सारी किसके अंदर है? आपके कॉलम के अंदर है, और यहीं पे सेपरेशन हो रही है। ठीक हो गया। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी? वो कहता है कि एट टोटल रिफ्लक्स रेशियो में स्लोप किसकी इक्वल आती है? 1 की इक्वल आती है। वो यहाँ पे इसको रिप्ले जो ना यहाँ पे आर कॉमन ले लो तो ये 1/r हो जाएगा। 1/r की जगह इन्फिनाइट वैल्यू पुट करो, 1 डिवाइड बाई इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1 इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है? 1। तो इसकी ये जो आर टी डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 है, इसकी स्लोप हमेशा किसके इक्वल आएगी? 1 के। और अगर कोई सी चीज़ की स्लोप 1 के इक्वल होती है तो वो यहाँ पे हमने पढ़ा था वो डायगोनल के ऊपर होगी। अगर ये रेक्टिफाइंग की ऑपरेटिंग लाइन की स्लोप है तो
इसका स्लोप क्या होगा? रेक्टिफाइंग की स्लोप है लेकिन वो 1 के इक्वल है, इट मीन्स कि यहाँ पे ये अगर ऐसा कोई पॉइंट लगा हो, आपको कह दिया जाए कि ऑपरेटिंग लाइन जो है ना वो उसके फीड पॉइंट के ऊपर क्यू लाइन को टच कर रही है, ये वाली लाइन इस लाइन को किस पॉइंट पे टच कर रही है? एफ के ऊपर, ठीक है, फीड पॉइंट के ऊपर। या स्टिपिंग सेक्शन की लाइन जो है, ऑपरेटिंग लाइन रेड वाली, वो भी क्यू लाइन को कहाँ टच कर रही है? क्यू लाइन की स्लोप को इस पॉइंट पे। तो अंडरस्टूड, समझ लेना कि आपका जो सिस्टम है वो किस पे चल रहा है? टोटल रिफ्लक्स रेशो। आपका पूरा सिस्टम किस पे चल रहा है? टोटल रिफ्लक्स पे। क्यों? ये देखो, ये तीनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? डायगोनल के ऊपर। डायगोनल के किस पॉइंट पे? एफ पॉइंट पे, ठीक है। तो इस इट मींस कि जब ये तीनों लाइनें डायगोनल के ऊपर इंटरसेक्ट करें तो क्या मतलब होता है कि हमारा सिस्टम किस कंडीशन का है? टोटल रिफ्लक्स रेशो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल रिफ्लक्स में देखो, यहाँ से पहला पर यहाँ से मैं हॉरिजेंटल लाइन खींचता हूँ, या मैं कह देता हूँ कि इस वाई के ऊपर परपेंडिकुलर गिराओ एक प्लेट, यहाँ से नीचे गिराओ दो प्लेटें, पहली प्लेट पूरी, ठीक है, जिस तरह इसने किया हुआ है, एक, ये एक पूरी, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, फिर नीचे परपेंडिकुलर दो। तो ये आपके पास डी पॉइंट था, यहाँ से और यहाँ तक आते हुए कितनी प्लेट्स लगी? मतलब ऊपर डी इतना चाहिए और एक्स डब्ल्यू इतना चाहिए, इनके दरमियान ही प्लेट लगेगी ना, टॉप प्रोडक्ट में और बॉटम प्रोडक्ट के दरमियान ही प्लेट्स लगेंगी। कितनी प्लेटें हैं? दो। तो जब टोटल रिफ्लक्स रेशियो होता है तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो मिनिमम प्लेट्स आती हैं, यहाँ पे लिख दिया है। अगर आर मैक्सिमम है यानी इनफाइनाइट है, इट मीन्स कि वो हमारे पास आर इनफाइनाइट कब होता है? जब आपके पास टोटल रिफ्लक्स होता है। टोटल रिफ्लक्स में मिनिमम प्लेट्स आती हैं। ये स्ट्रिपिंग सेक्शन है, स्ट्रिपिंग सेक्शन की स्लोप भी देखो 1 के इक्वल है। क्यों? ये देखो स्लोप हमें पता है ये होती है एल डैश डिवाइडेड बाय एल डैश माइनस डब्ल्यू। इसमें डब्ल्यू कितना है? 0। तो एल डैश डिवाइडेड बाय एल डैश कितना होगा? 1, ठीक है। तो ये भी 1 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू 0 है यहाँ पे, डी भी जैसा 0 था यहाँ पे डब्ल्यू 0 है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये इसको मैंने रिफ्लक्स रेशो और नंबर ऑफ प्लेट्स की थोड़ी सी समरी लिखी है कि फॉर एग्जांपल पहले बात करते हैं कि ये डायगोनल है, ठीक है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कर्व है। अगर आपकी ऑपरेटिंग लाइन एक और ये आपकी क्यू लाइन है, ये कौन सी किसकी स्लोप है? क्यू लाइन की स्लोप है, ये वाली, ठीक है। तो ये क्यू लाइन की स्लोप किस कंडीशन में हो सकती है? जब आपकी फीड की कंडीशन क्या है? ये वाली जो क्यू है ये इनफाइनाइट के स्लोप, इसकी स्लोप क्या है? मैक्सिमम। इसकी स्लोप क्या है? मैक्सिमम, यानी कि इनफाइनाइट है। वो तभी पॉसिबल है जब आपका सैचुरेटेड लिक्विड होगा, सैचुरेटेड लिक्विड होगा। तो जब ये दोनों लाइनें यहाँ पे टच करके गुजरे, एक दूसरे को टच यहाँ पे करती हैं, जैसे ए और ई के दरमियान, तो ये जो स्लोप निकलेगी, ये वाली जो लाइन है ए और ई की जो स्लोप है वो क्या है? आर मिनिमम, मिनिमम रिफ्लक्स रेशो, मिनिमम। और अगर आपकी स्लोप जो है ए, ठीक है, और ये स्लोप है इसको यहाँ पे टच करती है, डायगोनल को टच करती है, तो वो क्या होगी आपके पास? आर टी। वो क्या होगी? आर टी। और इसके ऊपर स्लोप कितनी होती है? ग्रेट इज इक्वल टू 1। स्लोप कितनी होती है यहाँ पे? इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे स्लोप हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, सॉरी, कम होगी बल्कि। यहाँ से यहाँ पे अगर वो हॉरिजेंटल पे लाए तो 0, इधर 1, इधर 1 से कम, इधर से 1 से कम जाएगी और इन्फिनिट हो जाएगी, ठीक है। ये पीछे लेक्चर में आपको जब स्टार्ट में बताई थी ना, तो जैसे जैसे हम इधर को जाते जाएंगे स्लोप, जैसे ये वाली है, ये बजाय यूं आने के ये स्लोप जो है ना यहाँ पे आ जाती है, ऐसे आ जाती है, ऐसे। अगर मैं ठीक है, एक स्लोप ये है आपकी, ठीक है,
दूसरी स्लोप ये है, ठीक है। तो ये आपकी समझो कि स्लोप कम होती जा रही है, जितना वन से दूर जाते जा रहे हो स्लोप डिक्रीज करती जाएगी इसमें, ठीक है। तो और ये कोई सेंटर वाली थी, तो ये स्लोप क्या है, 0 और 1 के दरमियान, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान मिनिमम, मिनिमम स्लोप, ये मिनिमम स्लोप होगी, ये मैक्सिमम। तो जैसे जैसे हम 1 से दूर जा रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं, कम की तरफ। जैसे जैसे हम 1 से उधर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी स्लोप की वैल्यू क्या होती जाएगी, 1 से कम होती जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेस देन 1 स्लोप कह रहा था। तो ये कोई स्लोप है ये, लेकिन वो किस में होगी, वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान होगी। अगर ये आपकी ऑपरेटिंग लाइन इस क्यू लाइन को, इस क्यू लाइन को कहाँ टच कर रही है, इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, के, तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, कोई नॉर्मल स्लोप, सॉरी उसका जो रिफ्लक्स रेशो होगी, आर जो होगा उसका रिफ्लक्स रेशो वो किसके इक्वल होगा, ना ही वो मिनिमम का होगा ना ही वो मैक्सिमम का, वो क्या होगा, कोई एवरेज होगा, कोई एवरेज होगा। तो इससे जो नंबर ऑफ प्लेट्स निकलेंगी वो भी एवरेज निकलेंगी। यहाँ से प्लेट निकालना स्टार्ट करते हैं जी। ये वाली, अगर ये सेंटर वाली लाइन है तो क्या होगा, यहाँ से एक, नीचे की चीज 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरह। और फीड के बाद वो निचले वाले उसको टच करेगी। ये वाली यहाँ पे जो है ना, मैंने वो स्लोप बनाई हुई है, इन दोनों पॉइंट्स, ठीक है, वो यहाँ से गुजर के जा रही है समझो। ये आपकी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ना इसको, इस पॉइंट खींचेंगे, ठीक है, एक, फिर इधर आई, मतलब ऊपर वाले सेक्शन में सिर्फ एक प्लेट लगेगी यहाँ पे। अगर मैं इसको यूं करता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये इस पे परपेंडिकुलर गिराई, ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर गिराऊं, किस लाइन पे खींचूं, ठीक है। ये जरा थोड़ी रफ बनी हुई है ना, तो यूँ समझो कि पहला पॉइंट आपके पास, सॉरी, ये वाला पॉइंट जो है बजाय वहां के आने के समझो कि ये लाइन आ रही है, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास पहली प्लेट आ गई, एक प्लेट ये होगी। अब यहाँ से परपेंडिकुलर गिरेगा फिर इसके ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जैक्ट 90 है, ये पॉइंट आ गया। अब ये नीचे परपेंडिकुलर इस लाइन पे नहीं गिरेगा, अब परपेंडिकुलर गिरेगा इस लाइन पे, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से अंदाजा हुआ कि फीड से ऊपर कितनी प्लेटें चाहिए, सिर्फ एक, और नीचे बाकी की नीचे चाहिए। नीचे कब तक प्लेटें निकालते रहनी है, जब तक हम निचले प्रोडक्ट पर नहीं पहुंच जाते। ये यहाँ से परपेंडिकुलर ये, ठीक है, देन यहाँ से फिर नीचे को इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, देन आगे फिर मजीद यहाँ पे, और फिर जो है वो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो नीचे चली गई है, ये नीचे चली गई, लेकिन आपने नीचे नहीं जाएगी वो, ये ज़रा रफ डायग्राम है ना, इसीलिए इस हिसाब से जो है ना ये आपके पास। तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी हुई, ये वाली एक हो जाएगी। अगर मैं इसको कहूँ कि ठीक है, और इसको नंबर ऑफ प्लेट्स आपके पास कितनी है, पहली ये आपके पास दूसरी, ठीक है, और यहाँ आपके पास तीसरी, तीसरी, और ये वाली चौथी। आपको टोटल कितनी चाहिए, रेक्टिफाइंग सेक्शन के ऊपर से ऊपर एक प्लेट और नीचे दो प्लेट,
और ये वाली प्लेट, वैसे टोटल प्लेट कितनी है 4, लेकिन एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल 3 है। क्यों? क्योंकि ये वाली प्लेट जो होगी ना, यहाँ देखो ये करीब करीब XW के आ गई। ये बेसिकली हमारे पास जब एक्चुअल निकलती है ना, तो ये समझो कि रीबॉयलर वाली प्लेट है। ठीक है, वो जो है ना, मैं आपको जो प्रॉब्लम्स दूंगा ना, उनमें ये चीज़ लिखी हुई है, वहां से आपको ये समझ आ जाएगी। वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है। ठीक है, ये कैसे आई है, ये मेरे पास रिफ्लक्स रेशो के हिसाब से आई है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी चाहिए थी, 4। कौन सी रिफ्लक्स के हिसाब से, इस वाले, ये सिंपल आर वाले के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं, मैं अब दूसरे की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस वाली ही को मैं एक्सप्लेन करने के लिए नीचे एक और वैल्यू लगा दी। ठीक है, इसको समझो कि मैं यहाँ से सबको रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे चाहिए बाद में भी। जी, अगर मेरे पास ऑपरेटिंग लाइन हो ये ऊपर वाली, ठीक है, अभी हमने इस वाली इक्वेशन के लिए यानी कि कोई एवरेज रिफ्लक्स के हिसाब से बताई थी कि नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी निकली। अब मैं कहता हूँ आपके पास मिनिमम रिफ्लक्स है। क्या है, मिनिमम रिफ्लक्स है। ये थोड़ी जरा इसकी जो है ना इक्वेशन को यूं समझ लो, सॉरी, ये जो लाइन मैंने बनाई हुई है ना, ये तो रफ बनाई हुई ना, ये समझो कि आपके पास ऐसी कोई लाइन है, ये लो जी। ठीक है, ये है, और ये इस पॉइंट पे आपको टच करके से गुजर रही है। ये इसकी बजाय समझो कि इसको या यूं ही कर लो। चलो जी, आपका पहला पॉइंट जो है ना वो ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जहाँ से ये मैंने इसको टच किया है इसके साथ, ये वाला। ठीक है, समझो ये है। अब इसके ऊपर जो है ना हम लाइन खींचते हैं इस पॉइंट से, पहला पॉइंट ये खींचेगा। ठीक है, ये थोड़ा ज़रा रफ सी बनी हुई, मतलब रफ वो है ना इक्विलिब्रियम, इसलिए यहाँ से शायद कम समझ आएगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या गिरेगा यहाँ पे, तीसरी लाइन यहाँ से क्या खींचेगी, इधर से इस साइड पे। तो ये इतनी छोटी हो जाएंगी कि आपके पास मिनिमम जो ना नंबर ऑफ प्लेट्स थोड़े थोड़े डिफरेंस के अकॉर्डिंग लगेंगी, इसलिए यहाँ पे वो नंबर ऑफ प्लेट्स जो है ना वो कम हो जाती हैं। क्यों, ये ज़रा थोड़ी रफ डायग्राम बनाई हुई है मैंने ऐसे जस्ट सपोज करके, इसलिए ज़रा थोड़ी सही नहीं बन रही यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये यहाँ से समझो कि ये पॉइंट लगेगा, फिर इधर लगेगा नीचे, फिर इधर लगेगा। तो ये जब जैसे जैसे हम इस पॉइंट के करीब जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा जो है ना रफ डायग्राम थी, इसलिए ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा आपको। इसके लिए जो है ना मैं कोई और डायग्राम देखूंगा, अगर हुई मिनिमम वाली तो वो ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक हो गया। और मैक्सिमम में क्या होगा जी, मैक्सिमम में आपके पास रिफ्लक्स रेशियो क्या होगी, ये पॉइंट है। स्लोप कौन सी है, ये वाली स्लोप। हम इस जो है वो कौन सी इस्तेमाल करने लगे हैं, हमारे पास स्लोप है ये, दोनों लाइनों की स्लोप जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप निकलेगी, तो वो नंबर ऑफ प्लेट्स निकलेंगी, वो कैसे निकलेंगी, वो ऐसे निकलेंगी। देख लो जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराओ, एक प्लेट। ठीक हो गया, मैक्सिमम के उसमें। और दूसरी क्या होगी, यहाँ से जाएगी इस साइड पे। ठीक हो गया, और यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, तो समझो कि दो प्लेटिंग पड़ लगी। मैक्सिमम के नतीजे में वो दो प्लेटें लगनी है।
वो मिनिमम वाला जो है ना, वो आपके पास थोड़ी डायग्राम उसके लिए जो एग्जैक्ट वो चाहिए मुझे, ये ऊपर जो कर्व है ना, ये चाहिए होगी एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसमें ये मिनिमम है, ये एक दो, ये छोटी छोटी इतनी इतनी ज्यादा जो है ना ट्राइंगुलर्स बनेंगी कि आप उनको काउंट भी करोगे ना तो वो नंबर ऑफ उनके बहुत ज्यादा नंबर होंगे, मतलब 30 40 50 के करीब, तो हम क्या देते हैं इनफाइनाइट है। ठीक हो गया, ये आपके पास जो है वो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी कि किस तरह से फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट हमारे पास था कि अगर मैं कुछ डाटा दे दूं तो मिनिमम रिफ्लक्स की कैलकुलेशन करो। हमें पता है दो पॉइंट्स के दरमियान रिफ्लक्स रेशियो निकल सकती है। कहता है इफ़ यू हैव 90% ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि एक्स डी दिया हुआ कितना 0.9 0.9, और एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू कितना होगा 0.11। अगर नहीं भी दिया तो अंडरस्टूड बात है, लेकिन वो कहता है कि मैकैब थेले मेथड के अकॉर्डिंग, मैकैब थेले की इक्वेशन कौन सी होती है, ये आर वाली, वाई एन इज इक्वल टू आर एन आर डिवाइडेड बाय आर प्लस वन। ये लेकिन अब मिनिमम पूछने हैं तो इसलिए वो आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, आर एम से। ठीक हो गया, मैकैब थेले इक्वेशन के थ्रू या मेथड के थ्रू। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है अगर ये इसकी जो स्लोप है, ये वाली जो स्लोप है, ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू लाइन विद इक्विलिब्रियम कर्व एट पॉइंट, क्योंकि ये स्लोप है ना, तो ये स्लोप कहाँ पे गिरेगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर। जैसा कि ये वाला पॉइंट है, वो पॉइंट कितना दिया हुआ 0.5 और 0.7, तो ये समझो कि फीड के बराबर ही है। अगर वो फीड के बराबर ही है, जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया हुआ इट मींस कि ये आपके पास क्या होगी, ये तभी होगा ना, ये वाली जो स्लोप आती है कब आती है, जब एफ के ऊपर आप क्या गिराते हो, क्यू लाइन की स्लोप, क्यू लाइन की स्लोप। ठीक है, सीधी, ये किस पॉइंट पे गिरती है, एफ पे। ठीक है, तो और जरूरी नहीं है, सॉरी, जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, वो इस तरह भी गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है, लेकिन तब हमारा फीड क्या होगी, सब कोल्ड होगी। लेकिन यहाँ पे फीड की कंडीशन नहीं दी हुई और दूसरी तरीका पूछा हुआ है, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये इस तरीके से स्लोप निकलेगी। अगर हमें फीड दे दी जाती देन हमें किसी और तरीके से इस्तेमाल करनी पड़ती। वो न्यूमेरिकल्स जो है ना, आपको नोट्स दूंगा मैं, उसमें वो न्यूमेरिकल सॉल्व्ड है, प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी इसकी कोल्सन के 11वें चैप्टर की। ठीक है, तो वो आपके पास 3 4 एक्सपेरिमेंट है, वो सॉरी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है सॉल्व। ठीक है, उसमें वो सोल्यूशंस दिए हुए हैं मैंने, तो वो आप लोग देख लीजिएगा और जिसको समझना होगा वो आके समझ लेगा। खैर पहले हम निकालते हैं मिनिमम। हमने फार्मूला पढ़ा कि ये आर एम ओ स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन विद मिनिमम रिफ्लक्स रेशो। बिल्कुल ठीक है, ये स्लोप है किसके साथ, मिनिमम रिफ्लक्स के साथ। ये कैसे निकलती है, ये इस फार्मूले से निकलती है, एक्स डी माइनस एक्स डिवाइड, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे ये वाई आएगा। ठीक है, ओके, एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स डी दिया हुआ है, एक्स डी और एक्स दिया हुआ है, इनको वैल्यूज को पुट कर दो। ये 0.9 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय x2 x1। ठीक है, 0.9 माइनस 0.5, आंसर आ जाएगा आपका 2। इसका आंसर ओ सॉरी 0.5, ये देखो यहाँ पे आया हुआ 0.5 आ जाएगा, ये 0.5 है। इसको मजीद सॉल्व करो आर एम के लिए, तो हमारे पास जो है वो आर एम के लिए ये आ जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय, ये उधर जाएगा, सॉरी इसको ही सॉल्व किया है, आर एम इज इक्वल टू, नहीं सॉरी हाँ ठीक है, इसको उधर जाने दिया है, वो आप सॉल्व कर लेना। इसने क्या किया है जी, 1 - RM कर दिया है, RM+1 को क्या कर दिया उधर ले जाके 1 - RM कर दिया। वो कैसे होगा, वो आपकी सिंपल रीअरेंजमेंट है, आप इसको करके देख सकते हो अगर नहीं आपको ये हो तो वैसे भी आप वैल्यूज पुट करो, इसको उधर ले जाओ, यहाँ पे जो कोई वैल्यू है ये है, इस इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा।
ठीक है, तो ये आपके पास जो पूछा था वो निकल आया। एक तो न्यूमेरिकल ये हो गया। दूसरा कहता है कि अगर आपके पास कहता है कि रेक्टिफाइंग कॉलम है, मैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मैं रेक्टिफाइंग दूँ। अच्छा ठीक है, वो कहाँ पे दूंगा वो बता देता हूँ। वो कहता है रेक्टिफाइंग कॉलम है, यानी कि हमारे पास एक फ्रैक्शनल कॉलम लगा हुआ है। रेक्टिफाइंग कॉलम में से वो कहता है 98% मोल ऑफ ए सेपरेट हो रहा है, ए और बी मिक्सचर है कॉलम के अंदर। उस चेंबर में से रेक्टिफाइंग में से क्या निकल रहा है, डिस्टिलेट में 98% ऑफ मोल ऑफ ए निकल रहा है। बेंजीन भी हो सकती है, बेंजीन और टॉल्यूइन में। एथेनॉल और वाटर में एथेनॉल हो सकता है। ठीक है, यानी कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की कंपोजिशन दे दी है। और डी डिस्टिलेट दे दिया, मोलर फ्लो रेट ऑफ डिस्टिलेट 100 किलो मोल पर आवर। तथा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेजेस आर प्रेजेंटेड एक्स ए और वाई। बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड में क्या होती है, ए की, ए के लिए एक्स ए, और वेपर फेज में क्या होगी, वाई। कहता है रिस्पेक्टिवली ऑन टू एडजस्टेंट प्लेट्स एट एक्स ए, प्लेट नंबर एन के ऊपर, प्लेट कोई कंसीडर की उसने दो प्लेट पे, पहली प्लेट उसने कहा एन है और दूसरी प्लेट उसने कहा n+1 है। ठीक हो गया। दो एडजस्टेंट का मतलब होता है साथ साथ, जो दो साथ साथ प्लेट्स हैं उनके पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी मोलर फ्रैक्शंस दी हुई हैं, एक्स ए वाली भी और वाई ए वाली भी। यानी ये एक्स ए 1 हो जाएगा, ये सॉरी एक्स ए एन हो जाएगा और ये वाई ए एन हो जाएगा। दूसरी के लिए एक्स ए n+1 और ये वाई ए n+1। मैंने यहाँ पे इसको आपको पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो लगा के दिखा दिए हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है एन प्लेट 0.56 0.76। ये दूसरी प्लेट एक्स का पॉइंट क्या है, यानी XN+1 क्या है 0.65 और YN+1 क्या है 0.82। ठीक हो गया। ये मेरे पास कहता है डिटरमिन द रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का, खाली रिफ्लक्स का मतलब है आर की वैल्यू बाहर करना है। आर बताओ जी क्या है, ओ सॉरी आर कह रहा हूँ, रिटर्न एल कितना है और रिफ्लक्स रेशियो L/D कितना है। दो ये चीजें पूछी हैं। तीसरी चीज कहता है कि आई ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ वेपर, यानी कि वी पूछ रहा है, लेकिन किस सेक्शन में, इन स्ट्रिपिंग सेक्शन, यानी कि VM पूछ रहा है। हमने पढ़ा था ना जब हमने डिजाइन पढ़ा था कॉलम का, हमने कहा था वी स्ट्रिपिंग सेक्शन में जो रेट ऑफ वेपर होगा, फ्लो रेट ऑफ वेपर जो होगा वो क्या होगा, VM। मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि VN बताओ जी, चलो VN कैलकुलेट बताओ शिपिंग, तो आपने VN कैलकुलेट करना है। और अगर मैं स्टिपिंग सेक्शन की बात कर दूं तो VM कैलकुलेट करना है। कब, इफ द फीड इज सैचुरेटेड लिक्विड। अब पता लगा वो क्यू लाइन क्यों जरूरी थी, इसलिए क्योंकि कोई वैल्यू होती है, उस वैल्यू से हम जो है ना वो रेट ऑफ वेपर या रेट ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं, स्टिपिंग सेक्शन में भी और रेक्टिफाइंग सेक्शन में भी। जी हम पहले बात करते हैं रिफ्लक्स की। रिफ्लक्स वाले के लिए कौन सी ऑपरेटिंग इक्वेशन इस्तेमाल होगी, रिफ्लक्स का होता है अपर सेक्शन में, इसलिए हम ये अपर सेक्शन वाली लगाएगी। ठीक है, रेक्टिफाइंग के लिए ये स्लोप है, ये स्लोप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं, यहाँ देखो मैंने कहीं पे बात नहीं की कि आपका जो ऑपरेटिंग लाइन है वो इंटर सॉरी ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपके इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर टच कर रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर मैं कहता तो आप RM वाली वैल्यू इस्तेमाल होनी थी। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कहा, इट मीन्स कि मैं सिंपल आर की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल आर की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट है इन दोनों के दरमियान, डायगोनल और कर्व के दरमियान, इक्विलिब्रियम कर्व के दरमियान कोई आर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू लाइन विद इक्विलिब्रियम, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये चीज नोटिस में रखने वाली है कि आपने कब RM वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है और कब सिंपल RN वाली। उसने कहा दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के ऊपर ये उसकी कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शंस है, रिफ्लक्स बताओ जी। तो ये मिनिमम रिफ्लक्स नहीं है, वो तब होता है जब मैं कहता कि आपकी जो ये दो पॉइंट्स जो हैं एडजस्टेंट पॉइंट किसके ऊपर है, ये दोनों पॉइंट्स किसके ऊपर है, ये आपके उसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम कर्व को टच कर रहे हैं और क्यू लाइन भी इनको यहाँ से इंटरसेक्ट करके गुजर रही है इन पॉइंट्स पे।
देन वो मिनिमम के लिए पूछूंगा, देन उसको आप समझ लेना कि मिनिमम रिफ्लक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये स्लोप है और ये इसके लिए ये क्वेश्चन है। इसकी क्वेश्चन के हिसाब से वो कहता है कि आर निकालो, ये आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स डी दिया हुआ है जी, क्या है एक्स डी हमारे पास ये है 98% 0.98। एक्स एन प्लस वन दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ, ये रखा हुआ। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। वाई एन दिया हुआ जी, दिया हुआ ये रहा, ये दिया हुआ। लो यहाँ पे जो है ना इक्वल कर दो इसको। ये गलत है, यहाँ पे एक्स एन प्लस वन आना चाहिए ना, एक्स एन प्लस वन आना चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे 6.5 कर दो, क्योंकि ये वाली वैल्यू है ना 6। ठीक है, ये वाली वैल्यू ये इस्तेमाल होगी यहाँ पे। ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी 0.65 वाली, 0.6 वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी यहाँ पे। तो इसके लिए आर निकल आएगा ये समझो कि मैं इसमें इसको चेंज कर देता हूँ 65। तो जाहिर सी बात है आंसर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो आंसर जो है ना कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। आर की वैल्यू समथिंग कुछ आ जाएगी। ठीक है, वो आर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.65, यहाँ पे 0.67, ये इधर चले जाएंगे, ये 0.76 जो है इधर आके 0.98 में से माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ, कुछ वैल्यू आपने खुद कैलकुलेट करके लगा देंगे। तो आर की जो भी वैल्यू आएगी इसकी जगह, ठीक है, उससे आपके पास निकल आएगा एल डी, उधर जाके क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, समझो इसका आंसर 2 ही आ रहा है, जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल इसका आंसर समझो कि 2 आ रहा है। ये आप इसको और कुछ ना सिर्फ कर लो कि 2 आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो बाकी का काम समझ लो, इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगले वाले पार्ट का हिस्सा है। तो ये आपके पास हो गया, आर रिफ्लक्स रेशो भी निकल आई, और खाली रिफ्लक्स का मतलब है एल। खाली रिफ्लक्स का मतलब क्या है, खाली एल कितना रिटर्न हो रहा, तो ये आपके पास दो ये निकल आए। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द रेट ऑफ वेपर इन स्टिपिंग सेक्शन इफ द फीड इज सैचुरेटेड। अगर फीड हमारे पास सैचुरेटेड है तो क्यू किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, Q इज इक्वल टू 1, और Q से मेरे पास वैल्यू दो इक्वेशनें थी Q की, ये थी Q इज इक्वल टू एल एम माइनस एल एन ओवर फीड एफ। के Q का क्या मतलब होता है, कितना कंपोनेंट फीड के अंदर कितनी लिक्विड है एज कंपेयर टू फीड, 25% है, और बाकी 75 क्या होगा आपके पास वेपर्स होंगे। 30% है, तो 0.3 जो है वो क्यू की वैल्यू हो जाएगी, और पॉइंट जो है 7 जो है वो वेपर्स की वैल्यू हो जाएगी। और वो वेपर्स की वैल्यू क्या होती है बेसिकली 1 माइनस क्यू। टोटल फीड 1 माइनस लिक्विड निकाल दो तो कितने निकल आएगी। अगर मैं कह रहा था ये 0.3 है, तो वेपर्स कितने निकलेंगे 1 माइनस 0.3 0.7। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास वी एन माइनस वी एम डिवाइडेड बाई एफ। ये कैसे निकलते हैं ये मैं आपको लास्ट टाइम पहले समझा चुका हूँ। हमारे पास इस इक्वेशन में, हाँ ये इक्वेशन क्यों इस्तेमाल की है, ये क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट ऑफ वेपर। तो रेट ऑफ वेपर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये वेपर्स वाले हैं, ये वेपर्स निकलेंगे हमारे पास। ठीक है, वी एन इज इक्वल टू वी एम निकल रहा है, वो कैसे, वो ऐसे। अगर मैं यहाँ पे कहता कि रेट ऑफ लिक्विड निकालो, रेट ऑफ, अच्छा रेट ऑफ वेपर इन स्टिपिंग का मतलब है मैं वी एम के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, रेट ऑफ वेपर इन स्टिपिंग सेक्शन में वी एम। अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ से रिप्लेस कर देता
इन रिच सेक्शन, तो रेट ऑफ वेपर क्या होना था, Vn। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये 2 तरीके से कह लो, हाँ 4 तरीके से। रेट ऑफ वेपर पूछ लो स्ट्रिपिंग सेक्शन में, दूसरा क्वेश्चन रेट ऑफ वेपर पूछ लो लेकिन किस सेक्शन में, इनरिचिंग सेक्शन में, रेक्टिफाइंग के लिए। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक हो गया। तीसरी रेट ऑफ लिक्विड पूछ लूं। अच्छा पहले इसके लिए बात करते हैं, ये क्या है, मैं Vm पूछ रहा हूं, Vm, M फॉर मून, और यहाँ पे अगर रेक्टिफाइंग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वेपर इन रेक्टिफाइंग सेक्शन Vn, ठीक है, अपर सेक्शन के लिए। दूसरी बात, स्ट्रिपिंग सेक्शन में लिक्विड पूछ लूं तो मेरे पास मैं किसकी बात कर रहा हूं, Lm की, Lm, ठीक है, स्ट्रिपिंग के लिए। और अगर मैं यहाँ पे लिक्विड चेंज कर दूं और ये इनरिच सेक्शन कर दूं, ये भी चेंज कर दूं और ये भी चेंज कर दूं, यानी कि वेपर की जगह लिक्विड कर दूं और इधर सेक्शन जो है वो अपर रेक्टिफाइंग, तो मैं Ln की ले ली, तो दोनों के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल होंगी। अगर रेट ऑफ वेपर की बात कर रहा हूँ तो दूसरी ब्लू वाली, और अगर मैं रेट ऑफ लिक्विड की बात करूंगा तो मेरे पास ऊपर वाली ये, क्यू की वैल्यू यहाँ लिख दोगे, एफ जो हो गया कोई वैल्यू होगी, ठीक है, वो अगर फॉर एग्जांपल, और मैं कह देता हूँ ये सैचुरेटेड की बजाय मैं यहाँ कह देता हूँ कि ये सैचुरेटेड वेपर है, तो क्या होगा, ये 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एफ उधर जाके जाएगा 0, तो Ln इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Lm, Ln इज इक्वल टू Lm हो जाएगा, ठीक है। उधर से आप ये निकाल लोगे जी, और Lm और Ln की वैल्यू निकलेगी, ये आ गई है। Lm में से या Ln में से कोई चीज निकाल लो, जैसे यहाँ पे इसने ये दिया, ये पूछा है ना हमसे, Vm पूछा है उसने, मैंने इस इक्वेशन से मेरे पास क्या है, Vn इज इक्वल टू Vm, मेरे पास D था और Ln भी था, इसलिए मैंने ये मटेरियल बैलेंस लगाया Vn वाला। अगर मेरे पास W होता और मेरे पास Lm होता तो मैं क्या लगाना था, ये वाला डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना था, Vm इज इक्वल टू Lm प्लस W, निचले सेक्शन वाली मटेरियल बैलेंस अगर याद हो तो स्ट्रिपिंग का। लेकिन मेरे पास डाटा क्या है, गिवन डाटा क्या है, D और Ln, वो हमने कहाँ से निकाला है, ये निकाले हुए, ठीक है, ये L निकाल लिया, D हमें दिया हुआ ये रहा ऊपर, इसलिए मैंने ये वाला बैलेंस लगाया। और मैंने कहा इस पॉइंट से हमें फीड के पॉइंट से पता चला कि Vn किसके इक्वल होता है, इस कंडीशन में Vn और Vm किसके इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Ln की जगह 2D पीछे लिखा हुआ है, ये D टोटल कितने हो गए, D 3D, 3D की वैल्यू कितनी है, दी हुई है इतनी, तो मेरे पास Vn निकला है इतना। तो इस जो हमने ये कैलकुलेशन की है इसके अकॉर्डिंग जो जितना Vn है उतना ही Vm है। तो जो मैं चीज पूछना चाह रहा था, Vm इज इक्वल टू 300 किलो मोल पर आर रेट ऑफ वेपर्स इन स्ट्रिपिंग सेक्शन, यानी कि M वाले सेक्शन में। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपको मैं डिफरेंट भी दे सकता हूँ, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। वो जस्ट एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, फीड की कंडीशन भी यही है, फीड की कंडीशन भी यही है और सेक्शन भी स्ट्रिपिंग ही है। मैं आपको कह देता हूँ कि मुझे रेट ऑफ लिक्विड निकाल के दिखाओ स्ट्रिपिंग सेक्शन का, Lm की पूछ रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, Lm की पूछ रहा हूँ, तो क्या होगा, Lm ये आपके पास 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये आगे F1 हो जाएगा, तो मुझे ये F की वैल्यू चाहिए, मुझे F की वैल्यू चाहिए। हाँ, फिर यूं हो सकता है कि मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल, सॉरी, ये आपकी 0 है, ठीक है, तो और लेकिन आपने ये नहीं निकालना, मैं कहता हूँ लिक्विड निकाल के दो, इसकी जगह ये पुट की, ये F0 Lm इज इक्वल टू Ln हो जाएगा। आपके पास कंडीशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है, उसमें आपके पास जो है ना आंसर कुछ और आएगा, जैसा कि Ln भी दिया हुआ है और अच्छा हाँ, डायरेक्ट ही Ln दिया हुआ ना, तो जितना Ln निकलेगा पिछली इक्वेशन के अकॉर्डिंग उतना ही Lm होगा,
जितना एल एन निकला उतना ही, फिर आपको ये वाला मटेरियल बैलेंस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो है, ये जो एल एन निकला है उतना ही एल एम है, सेम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्या हो जाता है, वेपर, सैचुरेटेड वेपर्स की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वेपर्स, अगर आपकी फीड ऐसी है और मैं कहता हूँ कि जी आप क्यू निकालो, यानी कि वेपर, रेट ऑफ वेपर निकालो, किस सेक्शन में, एम के सेक्शन में, तो ये यहाँ जीरो पुट की, आंसर आएगा एल एन इज इक्वल टू एल एम। तो एल एन हम पीछे ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जितना ये निकला है 200, इतना ही आपका एल एम होगा। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एल एन इज इक्वल टू एल एन प्लस वन, जितने भी प्लेट्स होती हैं उसमें फ्लो रेट क्या होता है, सेम होता है। फ्लो रेट क्या होता है, बोलर फ्लो रेट क्या होता है, सेम। एल एम और एल एन वाला, लिक्विड वाला भी और वेपर वाला भी, हमने ये अजम्पशन पढ़ी थी जब हमने इन सेक्शंस को जो है ना, हर सेक्शन को केयरफुली डिजाइन किया था, उसमें हमने एक अजम्पशन अज्यूम की थी। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था। तीसरा न्यूमेरिकल ये आपकी असाइनमेंट है, distillation column at operating at 1 bar and obtain that 92% pure product in distillate, xd दिया हुआ है, point of intersection of q line with equilibrium curve। आप समझ रहे हो कि आपके पास जो ऑपरेटिंग लाइन आएगी वो कहाँ पे टच कर रहेगी, एक इस पॉइंट पे टच करके गुजरेगी, ठीक है, और दूसरी इस पॉइंट पे भी टच करेगी। दो जगह जो ऑपरेटिंग जो है ना लाइन, एक्स डी जो है वो एक दफा इसमें से गुजार दो, इस पॉइंट में से, और दूसरी लाइन इसमें से गुजार दो, और इसमें से कब गुजरेगा, जब आपकी सैचुरेटेड लिक्विड हो। ये पॉइंट कब आएगा, जब सैचुरेटेड लिक्विड होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां इक्विलिब्रियम के ऊपर ये पॉइंट लगा देना, जैसे हमने उस इक्वेशन में लगाया, पीछे एग्जांपल पढ़ी थी, सॉरी ग्राफ पढ़ा था, ये वाला, ये वाला पहला पॉइंट, क्यू लाइन सैचुरेटेड लिक्विड की है और ये वाली किसकी है, सैचुरेटेड वेपर की। तो एक ग्राफ आपका ये बनेगा पहले वाले के लिए, तो इन दो के दरमियान वो कहता है रिफ्लक्स रेशियो निकाल के दिखाओ, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। दूसरे सेक्शन में कहता है स्लो, आपकी फीड जो है वो इस लाइन की है, इस लाइन पे, तो ये एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट की ये वाली वैल्यू भी दी हुई है, तो ये वाला फार्मूला निकले लगेगा। इन दोनों फार्मूले से जो है ना आपने ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है, और उसके इस ऐसी ही इक्वेशन जो है, तो ऐसी ही दो जो है ना डिफरेंट एक्स वाई डायग्राम बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आपका जो है न्यूमेरिकल था। ठीक है, इफ फीड इज सैचुरेटेड लिक्विड, if feed is saturated vapor having equimolar mixture of ethanol and water, एथेनॉल और वाटर की XF दी हुई है, XF कितनी है, 0.5 0.5। ठीक है, वो पॉइंट भी आपने लगा देना है एक डायगोनल उसके ऊपर, इक्विलिब्रियम कर्व में डायगोनल के ऊपर XD भी आ जाएगा, और XW कितना आएगा, 0.08 XW। ठीक है, F कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इक्विमोलर का मतलब है 50% एथेनॉल है, 50% वाटर है, तो ये सेंटर में कहीं पॉइंट आ जाएगा। तो लो जी, ये आपकी जो थी आज का टॉपिक था, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, मैंने इसकी आप लोगों के साथ क्लास भी वो कर ली है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है ना अगला देखते हैं, कि ये तो हम पढ़ रहे थे, अब हम रिफ्लक्स रेशो, अभी हमने रिफ्लक्स रेशो जो है ना निकाली है कैलकुलेट करके, किससे, उससे स्लोप के थ्रू, लेकिन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर हमें वोलेटिलिटी दी होती, वो हम कैसे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।